मैं डॉक्टर कमल किशोर सैनी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर। शास्त्री द्वितीय वर्ष में 2 पेपर चलते हैं, जिसमें एक पेपर पहला पेपर होता है विभिन्न राज्य व्यवस्था और दूसरा पेपर होता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे कि इस पेपर में क्या क्या अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सिलेबस आपको दिखाया जा रहा है, उस सिलेबस के अनुसार हमें अध्ययन करना है और इसमें किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसके बारे में इस सिलेबस में विस्तार से बताया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने से पूर्व हमें भारतीय संविधान किस तरह से बना और किस प्रकार से हमने भारतीय संविधान के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया और किस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे, इससे पूर्व हमें ये जान लेना ज़रूरी होता है कि किसी भी सभ्य समाज के संचालन के लिए नियम और कायदों का होना ज़रूरी होता है और उन नियमों और कायदों के अनुसार ही किसी भी सभ्य समाज का संचालन किया जा सकता है। राज्यों का संचालन भी किसी न किसी संविधान और नियम के अनुसार किया जाता है। इसी कड़ी में हमने भारतीय संविधान का जो निर्माण किस प्रकार से हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्राचीन समय में भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और सभी छोटे छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रतापूर्ण राज्य शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। परंतु 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और 1498 में जब वो भारत की धरती पर आया तो भारत का परिचय अन्य संसार से हुआ और ये पता लगा कि एशिया महाद्वीप में कि भारत में कितने खनिज के भंडार है। उसके बाद धीरे धीरे विश्व के सभी देशों ने भारत में भ्रमण शुरू किया। इसी कड़ी में सबसे पहले जो वास्को डी गामा के बाद डच, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि विभिन्न प्रजाति के लोग आए। उनके आने के बाद इन्होंने धीरे धीरे भारत के अंदर हम जो इस सिलेबस में भी देख रहे हैं कि पहले हमने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुआ, राष्ट्र का उदय कैसे हुआ, इससे पूर्व हमें इसकी जो भूमिका में जाना होगा कि अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व हमने बताया कि भारत की जब खोज वास्को डी गामा ने की, उससे पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, परंतु समय के साथ साथ विभिन्न विदेशी भारत में आए और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते कायम किए। इसमें अंग्रेज़ों ने सबसे आगे निकले और सन 1600 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद धीरे धीरे उन्होंने व्यापारिक रिश्ते भारत में मजबूती से कायम करना शुरू कर दिया। सन 1757 तक ये इतने मजबूत हो गए कि इन्होंने अब राजनीतिक दखलंदाजी भी शुरू कर दिया। सन 1757 से सन 1857 के विप्लव तक या आंदोलन तक इन्होंने राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूती कर ली, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद भारत में जो 1857 का आंदोलन हुआ था, उसके बाद विभिन्न आंदोलन होते रहे और भारत की आज़ादी की लड़ाई चलती रही। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भारत की जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पूर्व विभिन्न आंदोलन हुए जिनका हम वर्णन विस्तार से हमारे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय में विस्तार से करेंगे। आज हम किस प्रकार से भारत का संविधान हुआ बना और किस किस जगह से हमने क्या चीज़ें ली, उसके बारे में भारत का संविधान का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें संविधान का अर्थ समझना होगा। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक
व्यवस्था की वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार विधि कहा जा सकता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा? मैंने पहले भी बताया कि विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन हुए, विभिन्न अधिनियम आए। उसी संदर्भ में हम इसका थोड़ा सा पीछे से जाके देखेंगे कि भारतीय संविधान का इतिहास कैसे बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। यह विचार एम.एन. राय के दिमाग की उपज था। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की इस बात को माना था। अंततः वर्ष 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। फिर कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। कुल संख्या 389। इन सीटों में से 93 यानी 93 सीट देसी रियासतों को और 296 सीट शेष ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित किए गए थे। प्रत्येक प्रांत और सामंती राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत सभी सीटों को मुसलमानों, सिखों और सामान्य लोगों के बीच विभाजित किया गया था। नंबर 5, प्रत्येक समुदाय से 4 प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा में मतदान के द्वारा किया गया था। रियासतों के प्रमुखों को अधिकार दिया गया था कि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं कर सके। मसौदा समिति को प्रारूप समिति भी कहा जाता है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और नए संविधान का मसौदा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। समिति के 7 सदस्य थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष, N. गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 3 डॉक्टर कश्मीर M. मुंशी, नंबर 4 T.T. कृष्णमाचारी, नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, नंबर 6 N. माधवराव, नंबर 7 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार प्रतियोगी परीक्षा में भी प्रश्न आते रहते हैं कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यानी ये महत्वपूर्ण तो कम से कम याद रखने की चीज़ है। कई बार IAS और RS के जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें प्रश्न बार बार आता रहा है, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। संविधान सभा के कुछ मुख्य तथ्य थे, जैसे भाई संविधान सभा जो हुई है उसके मुख्य तथ्य क्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरा बिंदु देखिए, श्री सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष से पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी प्रतियोगी परीक्षा में आता रहा है प्रश्न। और अगला बिंदु देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। यानी ये दोनों बिंदु कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इसमें अपने को भ्रमित नहीं होना है कि अस्थायी अध्यक्ष तो थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न भी बार बार आता रहता है। 13 दिसंबर, अगला बिंदु में देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया। भाई इसका क्या उद्देश्य रहेगा, ये प्रस्तुत किया नेहरू जी ने। अगला बिंदु देखिए, संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का
ऐतिहासिक कार्य पूरा करने में लगभग 3 साल यानी 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए। अगला बिंदु देखिए, भारतीय संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए जिनकी कुल अवधि 165 दिन थी। संविधान सभा के 11वें सत्र के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। अगले बिंदु में देखिए, मैंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया, लेकिन लागू कब हुआ? अगले बिंदु में देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण हो गया था, लेकिन लागू हमने 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब भारतीय संविधान की संरचना कैसे हुई? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्न भाग है। आप देखिए, नंबर 1 उद्देशिका, अगला बिंदु देखिए 395 अनुच्छेद, अगले बिंदु में 22 भाग, अगले बिंदु में देखिए 12 अनुसूचियाँ, और अगले बिंदु में देखिए 5 अनुलग्नक। तो ये इस प्रकार से अगले बिंदु में देखिए कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या थे। हमने कहाँ से, मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो लोकतंत्र की मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हमारा देश काफ़ी साल गुलाम रहा था, उन चीज़ों को क्या क्या कमियां महसूस की जनता ने, तो भारतीय संविधान निर्माताओं की एक सोच थी कि भारतीय जनता को एक ऐसा संविधान दिया जाए जिसमें किसी भी प्रकार के लोकतंत्र में या व्यक्ति के अधिकारों में कमी ना रहे। इसलिए हमने विश्व के जो उस समय संविधान प्रचलित थे उन सभी संविधानों से एक एक अच्छी चीज़ें हमने छाटी और उनसे मिलाकर कि भारत में उनको संविधान में शामिल किया, ताकि भारतीय संविधान तो लोकतांत्रिक दृष्टि से मजबूत बन सके। तो भारतीय संविधान के स्रोतों में हम देखते हैं बिंदु में कि ब्रिटेन से हमने लिया, क्या क्या चीज़ ली, जैसे नाम मात्र का सम्मुख राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा चलता है या सम्राज्ञी थी या सम्राट जिसे बोल सकते हैं, वहाँ पर नाम मात्र का होता है, और प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का मालिक होता है। उसी बिंदु को हमने वहाँ पर इस बिंदु पे चर्चा हम बाद में अगले अध्याय में करेंगे कि हमने राष्ट्रपति पद क्यों लिया और चुनाव हुआ क्यों रखा। हम ब्रिटेन के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर राजा परंपरागत रूप से होता है, जिसमें वहाँ पर ब्रिटेन में देखते हैं कि ये हमारा एक विभिन्न राज्य व्यवस्था का जो पेपर है, प्रथम पेपर, उसमें भी ब्रिटेन के संविधान में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पुनः हम बिंदु से जुड़ते हैं कि नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति हमने इसलिए लिया कि संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रधान होते हैं, जिसमें एक नाम मात्र का और एक वास्तविक प्रधान। ब्रिटेन में मैंने आपको बताया कि हम उस विभिन्न राज्य व्यवस्था वाले संविधान में जब वो पेपर का अध्ययन करेंगे उसमें अलग से चर्चा करेंगे कि वहाँ पर जो राजा है कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री को ही राजपद मिलता है, उसे ही राजा या सम्राज्ञी की संज्ञा दी जाती है। परंतु हमने यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति का ऑप्शन रखा है, जो अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु है, तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था जो अपनाई थी भारतीय संविधान के अंदर, उसमें एक नाम मात्र का और प्रमुख राष्ट्रपति ये हिस्से लिया है। दूसरे बिंदु में देखेंगे कि मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली। हमने बताया कि 2 नाम मात्र और वास्तविक प्रधान में प्रधानमंत्री पर सारी शक्तियाँ होती है, तो वो प्रधानमंत्री जो है समकक्ष में प्रथम, यानी सभी मंत्रियों में प्रथम होगा, यानी वो संसदीय दल का नेता होगा। तो मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली कैसे होगा, कैसे मंत्रिमंडल काम करेगा, इसकी भी चर्चा हम अगले आने वाले अध्याय में करेंगे। प्रधानमंत्री का पद, ये भी हमने आपको बताया कि संसदीय दल का नेता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो ग्रहण करता है, इसकी चर्चा भी हम अलग से अध्याय में करेंगे। अभी केवल हमने भारतीय संविधान के स्रोत में केवल इतना जानकारी हमें रहनी चाहिए कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। अगला बिंदु है सरकार का संसदीय प्रकार, किस प्रकार के संसदीय प्रकार होगा, इसकी चर्चा भी अगले अध्याय में विस्तार से करेंगे। अगला बिंदु में 2 सदन वाली संसद,
एक उच्च सदन होगा, एक निम्न सदन होगा। इसकी चर्चा भी अगले अध्याय में होगी। अगला बिंदु देखिए, अधिक शक्तिशाली निचला सदन। उच्च सदन हमारे यहाँ राज्यसभा है और निम्न सदन है लोकसभा। दो सदन रखे हमने, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसकी चर्चा भी आने वाले अध्याय में होगी। मंत्रिपरिषद का निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होना, ये भी अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। लोकसभा में अध्यक्ष, ये सारे उपरोक्त बिंदु या ये संविधान में जो चीज़ें हमने ली है, ये सभी हमने ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की है। अब अमेरिका के संविधान से क्या ग्रहण किया, मैं आपको फिर पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे दो पेपर में, एक विभिन्न राज्य व्यवस्था का जो पेपर है, उसमें अलग से हम अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, फ्रांस का, स्विट्ज़रलैंड का, इन सभी संविधानों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ अमेरिका का संविधान बताने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है और अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। ये दोनों शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग है। ये चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो अब हमने संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अमेरिका से हमने फिर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जनता को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए और संविधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने विभिन्न संविधानों से, विभिन्न देशों के संविधानों से हमने अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया। तो जैसे हमारा पहला बिंदु अमेरिका से ग्रहण किया गया लिखित संविधान। अब ब्रिटेन में पिछले बिंदुओं में हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ली, प्रधानमंत्री का पद, संसदीय व्यवस्था, लेकिन वहाँ ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, वहाँ का संविधान अलिखित है। लेकिन हम जो विभिन्न संविधानों से बहुत सी चीज़ें ग्रहण कर रहे थे और भारतीय संविधान का जब निर्माण कर रहे थे, इतना बड़ा संविधान, तो उसमें क्योंकि हमने बहुत सी गुलामी के साल देखे हैं और हम ब्रिटेन के लोगों की तरह इतने आगे नहीं थे कि हम सारी चीज़ों को परंपरागत रूप से समझ सके, तो हमें यहाँ लिखित संविधान की हमने आवश्यकता महसूस की। तो ये चीज़ें ली हमने अमेरिका से। तो लिखित संविधान हमने अमेरिका से लिया। अगला बिंदु, देश का कार्यकारी प्रमुख जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है और वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा, ये भी अमेरिका से लिया। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर उपराष्ट्रपति होता है, ये भी अमेरिका से लिया है हमने। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो होने चाहिए, वो भी वहीं की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट, राज्यों का प्रावधान, न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जजों को हटाना, ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से लिए। और इस भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हम इन सभी बिंदुओं पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिए, तो एक तो मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, अधिकार के साथ साथ, और पंचवर्षीय योजना, ये हमने वहाँ से ग्रहण की है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया, समवर्ती सूची। जैसे मैंने आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि कानून बनाने का अधिकार जो है या अधिकार क्षेत्र हमने संघ और राज्यों में बराबर बांट दिया है, जिसमें हमने 3 सूची रखी है। राज्य सूची, पहले हम संघीय सूची, फिर राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघीय सूची पर जो क्षेत्राधिकार जो कानून है, जो कार्य है, वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। राज्य सूची पर जो भी बिंदु होते हैं उन पर कार्य करने का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार जो है या जो क्षेत्र हैं वो राज्य के अंतर्गत होते हैं। और समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य दोनों कार्य क्षेत्र दोनों का होता है। तो ये हम चीज़ें हमने इस बिंदु पर हम विस्तार से अगले अध्याय में करेंगे। आज केवल हमने ये भारतीय संविधान का जो ये विषय भी इसलिए सबसे पहले लिया है कि ताकि हम पूरी किताब जो पेपर चल रहा है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके सभी बिंदुओं से थोड़ा थोड़ा हम परिचय प्राप्त कर ले, ताकि आने वाले अध्यायों को समझने में, पढ़ने में आसानी होगी। पहला ऑस्ट्रेलिया से लिया समवर्ती सूची, दूसरा फिर आते हैं प्रस्तावना की भाषा, और अगला बिंदु है व्यापार, वाणिज्य और मेल जोल के संदर्भ में प्रावधान। जापान से हमने क्या क्या लिया, कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया, आपातकाल के दौरान
मौलिक अधिकारों का निलंबन, कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघ की योजना, केंद्र और राज्यों एवं स्थानों के बीच सत्ता का वितरण, केंद्र के पास बाकी के अधिकार, ये कनाडा से लिया है हमने। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा, इस पर भी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। हमारे जो है सिलेबस में ये है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये भी हम राष्ट्रपति का जो अध्याय अलग से पढ़ेंगे उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी केवल पुनः मैं आपको बता दूं कि अभी हम भारतीय संविधान को जो हमने निर्मित हुआ उसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। अब इसके एक संक्षेप में हम देख सकते हैं कि संक्षेप में भी अगर हम परीक्षा की तैयारी के लिए या याद रखने के लिए हम देख सकते हैं, एक सूची हमने बनाई है जिसमें विस्तार थोड़ा सा हमें एक सूची के द्वारा संक्षेप में दिया गया है कि कौन सी चीज़ें कब कैसे कहाँ से ली है। ये हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो विभिन्न चीज़ें चल रही है वो कैसे, जैसे भारतीय शासन अधिनियम है, आप इसमें देख सकते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 ये भारतीय संविधान का मूल है। हम कह सकते हैं भारत के अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधारशिला है भारतीय शासन अधिनियम 1935, जिसमें आज वर्तमान संविधान में अधिकतर चीज़ें 1935 के संविधान की हम देख सकते हैं पुनरावृत्ति है। तो 1935 का संविधान में बहुत सी चीज़ें वर्तमान संविधान में, जैसे संघीय तंत्र है, संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यालय है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, यानी अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, यह आपातकालीन उपबंध है। इन पर विस्तार से चर्चा अगले अध्याय में हम करेंगे। ब्रिटेन के जो संविधान है, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और 2 सदन, ये ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया। जो हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम बता देना चाहते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम से तो इतनी चीज़ें ली हमने, ये चीज़ें हमने जोड़ी है। ब्रिटेन के संविधान से हमने पूर्व में बताई, एक सूची संक्षेप में इसलिए बनाई गई है कि परीक्षा की दृष्टि से जब हम तैयारी करें तो संक्षेप में इन बातों का हम अध्ययन कर सकते हैं और याद करने के लिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब नंबर 3 बिंदु, जैसे देखिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी चीज़ें हमने अमेरिका संविधान से ली है। और ये चीज़ों की जो हम आपको विस्तार से भी चर्चा इसकी करेंगे। मैं पूर्व में बता चुका हूँ। नंबर जो चौथा बिंदु है, आयरलैंड का संविधान, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये पूर्व में भी हमने चर्चा की है। कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कनाडा के संविधान से लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया। सोवियत संघ पूर्व का संविधान, ये जो सोवियत संघ पहले जो पूरा एक संघ था विभिन्न राज्यों का, वो अब वर्तमान समय में सोवियत संघ रूस अलग हो गया। हालांकि अलग अलग इसके जो है बंटवारा विभिन्न देशों में हो गया है, लेकिन उस समय सोवियत संघ रूस पूरा राज्यों का एक संघ था, उसके संविधान से हमने लिया। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति का क्या आदर्श हो, ये हमने यहाँ से लिया। फ्रांस का संविधान, फ्रांस से क्या क्या लिया? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। नंबर 10 बिंदु देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और नंबर 11 पे है जापान का संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापान के संविधान से हमने लिए। अब संविधान की आधारभूत विशेषताएं क्या क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब तक तो हमने ये लिया कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से लिए, उनकी चर्चा की। अब संविधान की आधारभूत जो मूलभूत जो विशेषता क्या क्या है, उस पर सबसे बड़ी बात चर्चा करेंगे कि सबसे पहले संप्रभुता। भाई संप्रभुता का अर्थ होना चाहिए कि आप देख सकते हो किसी भी राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उसमें संप्रभुता को अगर निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि संप्रभुता ही वो चीज़ है जिससे राष्ट्र आत्मनिर्भर और आत्मनिर्णय ले सकता है और अपने देश का या शासन का संचालन जो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। इसके अर्थ में हम देख सकते हैं संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना, यानी राज्य के जो आवश्यक तत्व निश्चित भूभाग है, निश्चित आकार है, जनसंख्या है या शासन है, ये सब कुछ था, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। अंग्रेजों के समय भी सारी चीज़ें थी, लेकिन हम स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते थे। स्वतंत्र या विदेशों से संबंध या राष्ट्र का अपना निर्णय भारत के लोगों के हाथ में नहीं था। हमारा निर्णय लेने की जो भी भारत की तरफ से जो भी अधिकार था वो ब्रिटिश संसद को था, ब्रिटिश के लोगों के गुलाम था भारत। तो ये आज़ादी हमें मिली, तभी संप्रभुता का सही अर्थ यही है कि स्वतंत्र हो। आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में राज्य जब स्वतंत्र होता है तभी उसकी संप्रभुता जो है स्थापित होती है। तो भारत की संप्रभुता के अर्थ में पुनः देखते हैं कि संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च, यानी सबसे ऊपर या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। पहले हम ब्रिटेन से नियंत्रित थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद हम भारत संप्रभु राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। अगला है समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। इन्हें समाजवाद के अर्थ में हमने देखा कि सबको समान अधिकार प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगला बिंदु है पंथ निरपेक्षता, यानी धर्म निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी पंथों का सम्मान करता है, वह एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी पंथ की उपासना, पालना और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिक, चाहे उनकी मान्यता कुछ भी हो, कानून की नज़र में बराबर होते हैं। सरकारी या गैर या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होता है। अब कठोरता और लचीलापन। हमारे भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलापन का दोनों का अद्भुत समन्वय है। कठोरता और लचीलापन किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि भारत का संविधान न तो कठोर है न ही लचीला। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है।
जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में भी कुछ उपबंध ऐसे हैं या कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं या कुछ भारतीय संविधान में कुछ चीज़ों का तो काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरकर संशोधन हो सकता है और कुछ का आसानी से हो सकता है। तो यानी हमारे यहाँ कठोरता और लचीलापन दोनों चीज़ों का समावेश दिखाई देता है। भारत में संघवाद। भारत के संविधान में संघ या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यह संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। ये भी एक भारतीय संविधान की मूल जो बात है। सरकार का संसदीय स्वरूप अगला बिंदु है। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ये केंद्र की बात करते हैं, लोकसभा और राज्य। तो भारत का जो संसदीय स्वरूप है भारतीय संविधान के अनुरूप। एकल नागरिकता हमने बताया कि जैसे अमेरिका के संविधान से भी हमने बहुत सी चीज़ें लिए, लेकिन वहाँ केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता होती है, यानी 2 तरह की नागरिकता अमेरिका के संविधान में हुई है। इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। तो भारत में एकल नागरिकता यानी यहाँ पर केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है। भारत का नागरिकों को एकल नागरिक यानी भारत का संविधान के अंतर्गत भारत देश में व्यक्तियों को एक ही नागरिकता है, देश की नागरिकता। राज्य और केंद्र की अलग अलग नहीं है। भारत, अब इसको थोड़ा देखते हैं हम कि भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति को भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है। अगला बिंदु देखिए, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इससे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्तें। ये इसलिए भी किया गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, इन्हीं राज्य उस समय हमारे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार थे, जो सुविधाएं थी, उस आधार पर मूल अधिकार दे दिए। और उस समय जो संसाधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भी ये प्रावधान रखा गया कि राज्य को कुछ नीति निर्देश दिए गए कि जिनके अनुसार वो कार्य करेंगे। जैसे हमारे इस बिंदु में देखते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो कि मोटे तौर पर सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिकता में वर्गीकृत है। इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अगला एक अलग से अध्याय है जिस पे हमने विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में अगली जो मूल विशेषताओं में ये भी आता है मौलिक कर्तव्य, जहाँ पर भारतीय संविधान में मूल अधिकार की बात की गई है नागरिकों के, तो वहाँ मौलिक कर्तव्यों की भी बात की गई है कि वे अधिकार के साथ साथ नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी जिन्हें उनकी पालना करनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य में देखें, विस्तार से हम देख सकते हैं कि इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नया हिस्सा भाग 4A बनाया गया और अनुच्छेद 51A के तहत 11 कर्तव्य शामिल किए गए। यह प्रावधान नागरिकों को इस बात की याद दिलाता है कि अधिकारों का उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने
कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। इसकी विस्तार से चर्चा अलग से अध्याय में करेंगे। और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, इन्हीं आपको ये मैं बता दूं कि जो मताधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के द्वारा चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकारों का निर्वाचन करता है। तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार में हम देखते हैं कि भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। जब आप तृतीय वर्ष में आओगे तो वहाँ हमारी एक पुस्तक है पाश्चात्य राजनीति विचारक, जिसमें अरस्तु के जब हम अध्ययन करेंगे प्राचीन पाश्चात्य विचारक हुआ था जिसने नागरिकता के संदर्भ में विशेष विचार दिए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य में कार्यों में भाग लेने वाला व्यक्ति ही नागरिक हो सकता है, यानी सभी राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में लोकतांत्रिक युग में जो व्यक्ति जिस देश या राज्य में रहता है उसकी नागरिकता उसे प्राप्त होती है। तो भारतीय संविधान में भी 18 वर्ष के जो व्यक्ति होता है या पुरुष या स्त्री होता है उसको समान अधिकार प्रदान किए गए, उसे मताधिकार का प्रदान किया गया है। तो ये आगे हम चर्चा करेंगे इस पर भी विस्तार से अगले अध्याय में। तो ये भी एक मौलिक विशेषता है भारतीय संविधान की। इस प्रकार हमने भारतीय संविधान के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का जो तैयार हुआ और उसमें कौन कौन सी बातें की है। अब अगली जो भी हमारा चर्चा होगी अगले बिंदुओं पर होगी। अब हम विस्तार से जो हम सभी बिंदुओं पर एक एक जो है व्याख्यान तैयार में चर्चा करेंगे सिलेबस के अनुसार। जो हमारा सिलेबस दिया गया है कि किस प्रकार से सभी बिंदुओं की हम अलग अलग चर्चा करेंगे और विस्तार से उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।